कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ साथ सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पे हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाए? मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं उनसे पुलिस प्रशासन से सौदा करके मैं खामोश बैठ जाऊं। कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूँ, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पे दंगा फसाद? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद दी है और रहेगी तो क्या गलत था? पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी गोली चली? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में पारा भले नीचे गिर गया हो, तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। आज मामला संभल का था। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल पहुंचा था पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। 24 नवंबर को संभल में जो घटना घटी थी, जिस तरह संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, हंगामा दंगे में तब्दील हुआ और कई लोगों की उसमें जान चली गई। उसके बाद से वहां पर स्थितियां किस तरीके से बिगड़ी हैं, इन तमाम चीजों का स्थलीय निरीक्षण करने, वहां पर लोगों से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था और संभल को लेकर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में किस तरह हंगामा हुआ है ये आपसे छुपा नहीं है। संभल में तो जिस तरह के हालात बने, जैसे ही शीतकालीन सत्र लोकसभा का शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। उनको वहां की हालातों के बारे में अवगत कराया और बताया कि किस तरीके से संभल में हालात खराब हैं, वहां पर किस तरह पुलिस अपना मनमाना रवैया इख्तियार किए हुए। संभल को लेकर के ही लोकसभा में अखिलेश यादव ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनके सांसदों ने संभल पर सरकार को खूब घेरा। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा कई बार एडजर्न हुई और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, इसके बाद मौका कांग्रेस पार्टी का था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए दिल्ली से कूच कर गए। गाजियाबाद बॉर्डर पे उन्हें रोका गया, वो भी संभल नहीं जा पाए। लखनऊ में उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनका डेलीगेशन जाना चाहता था, वो भी नहीं जा पाया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन भी 2 बार जाने के प्रयास में लखनऊ में ही नजरबंद किए गए। उस समय स्थितियों का हवाला देते हुए संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वहां जाने से रोका। ये कहा गया कि स्थितियां अभी ठीक नहीं हैं, जब बेहतर होंगी तब जाइएगा। आज समाजवादी पार्टी के पास मौका था संभल में जाने का और समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यों का डेलीगेशन आज संभल पहुंचा। इस डेलीगेशन की जिम्मेदारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उठाई। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल में पीड़ित परिवारों से मिला। हालांकि इस मुलाकात में भी वहां के जिलाधिकारी मौके पर रहे और अपने सामने ही उन लोगों की मुलाकात पीड़ित परिवार से कराई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका दुख जाना और समाजवादी पार्टी की तरफ से सहायता राशि के तौर पर 5-5 लाख रुपए के चेक पीड़ित परिवार को सौंपे गए। हालांकि खबर का दूसरा पहलू यहां से शुरू होता है। ये तो सामान्य सी बात है कि जिस तरह संभल वहां पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा, 11 लोगों में सांसद रुचि वीरा मुरादाबाद से, सांसद संभल जियाउर रहमान बर्क, कैराना से सांसद इकरा हसन, इनके अलावा माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा तमाम जो विधायकों का एक बड़ा डेलीगेशन था, 11 लोगों में सारे लोग वहां पर पहुंचे। यह पहला मौका था संभल में हुए घटना के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क के संभल पहुंचने का। उन्होंने सरकार पर और पुलिस पर बहुत एलिगेशन लगाया, इसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने किस तरह यह कहा कि संभल की घटना के बाद जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उन्हीं के ऊपर एफआईआर लिखी जा रही है। उससे पहले हम आपको माता प्रसाद पांडे का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा है। उन्होंने साफ तौर से सरकार पर एलिगेशन लगाए, उन्होंने साफ तौर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया,
संभल की घटना प्री प्लान थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। क्या कुछ कहा माता प्रसाद पांडे ने, पहले आपको उसे सुनना चाहिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है, जो अनुचित है। देखिए, ये मुकदमे जो है ये नाजायज ढंग से, गलत ढंग से दर्ज कराए गए। तो सुना आपने माता प्रसाद पांडे किस तरह सरकार पर फायर हो रहे थे। इसके बाद बारी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की। जियाउर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये पहला मौका था जब संभल के सांसद अपनों के बीच में थे। पत्रकारों ने उनसे पहला सवाल यही किया कि इतने दिनों के बाद आप अपने इलाके में आए हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि हम तो 2 बार पहले भी आना चाहते थे, सरकार ने हमें यहां आने नहीं दिया। उन्होंने सरकार पर एक सिरे से जो आरोपों की बौछार लगाई, जो आरोप लगाए, जिस तरीके के एलिगेशन सरकार पर और पुलिस पर मढ़े, उसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर गोली चलाई गई, जिन लोगों को मारा गया, उन्हीं के परिवार वालों पर, उन्हीं के ही रिश्तेदारों पर पुलिस मुकदमे लाद रही। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है और वहीं से हमें न्याय की उम्मीद है। इस तरह उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए। जो घटना हुई है, यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने के लिए? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ कर करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो सुना आपने जियाउर रहमान बर्क किस तरह पुलिस पर एक एक करके आरोप लगा रहे थे। पत्रकारों ने इस बीच उनसे पूछा कि आप पर इतने मुकदमे लग रहे हैं, आप पर बिजली चोरी का मामला लग रहा है, आप पर संभल में दंगे के भी मामले में आप पर मुकदमा चल रहा है। तो उन्होंने पत्रकारों को भी एक नसीहत दी, उन्हें भी समझाया और ये बताया कि किस तरह जब वो संभल में घटना वाले दिन मौजूद थे ही नहीं, वो बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में थे, तो कैसे कोई उन पर एलिगेशन लगा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ मनमाने रवैये से ये काम कर रही है, जबरन यहाँ पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें
दिक्कतों में खड़ा किया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। ये आप जो FIR है उनको लेकर क्या कहेंगे? कि बिजली चोरी की भी FIR है, हिंसा को लेकर भी FIR है। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पे हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं उनसे पुलिस प्रशासन से सौदा करके मैं खामोश बैठूं। मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में दुख में शरीक हो सकूं, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूं। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम को काम किया, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे। जियाउर रहमान बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें दंगा कराना ही होता जैसा पुलिस हमसे कह रही है, तो हमारे दादा के जमाने में हम आज से ज्यादा मजबूत थे। आपको बताते चलें कि जियाउर रहमान बर्क के जो दादा हैं, शफीकुर रहमान बर्क, वो संभल के सांसद थे और बड़े कट्टर मुसलमान थे। वो किसी की सुनते नहीं थे, फिर चाहे लोकसभा हो या फिर सदन हो या फिर सड़क हो, वो अपनी बात पर अड़े रहते थे। कई बार तो वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से भी उलझ गए। मुसलमानों के मुद्दे पर उन्होंने बहुत सख्ती की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि अगर हमें दंगा कराना होता तो हम अपने दादा हुजूर के दौर में करा लेते, पुलिस को जो हम पर आरोप लगाने। उन्होंने कहा 29 साल से यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं हुआ, पुलिस माहौल बना रही है। बहुत सारे एलिगेशन उनके थे, ये भी सुनिए आप। जब मैं वहां मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया? आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूँ, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पर दंगा फंसा? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहां मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन अगर जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो, मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद दी है और रहेगी, तो क्या गलत था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमारे पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। वो कानून कहता है 1947 से पहले जो भी चीज धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, ये जो भी हो, अपने अस्तित्व में रहेगी, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहाँ से कानूनी ये गलत हो गया, कहाँ से भड़काव हो गया? तो उनको पता था कि इस प्रकार से ये चीज उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक जी के बेटे ने कहा कि सांसद जी हमारे साथ हैं। तो क्या बात कर रहे हो? जब वो खुद मौजूद नहीं, उनके विधायक जी के बेटे भी, तो इस प्रकार की अनावश्यक रिपोर्ट दर्ज करने से क्या साबित करना चाहते हो? के मुद्दे को एक बार फिर से सियासी तौर पर गर्म कर दिया है। संभल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करना महज मुलाकात करने भर तक ही चीजों को सीमित नहीं करता, इसके बहुत दूरदृष्टि के परिणाम होंगे। संभल मुसलमानों का बड़ा इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और समाजवादी पार्टी सियासी तौर पर भी इन चीजों को देख रही है। 2027 में मुसलमान उनके साथ जुड़ा रहे, उत्तर प्रदेश में साइकिल मुसलमानों का पहला विकल्प रहे, इसके लिए अखिलेश यादव प्री प्लान तरीके से संभल जाना चाहते थे और पीड़ित परिवारों से उनके लोग मिलना चाहते थे। क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनावों में जो 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते और 6 सांसद जो कांग्रेस के जीते, उनमें मुसलमानों का बड़ा रोल है। 92% मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को ही वोट दिया था। यानी कि अखिलेश यादव ये बात बखूबी समझते हैं कि अगर मुसलमानों को रोक कर रखना है विधानसभा चुनाव तक, तो उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा मुसलमानों को कि हम आपके साथ हर सुख दुख की घड़ी में खड़े हैं। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव पर ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी में महज दरी बिछाने का काम करता है। फिर चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या चंद्रशेखर रावण, ये लगातार मुसलमानों के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ये बात बार बार अखिलेश यादव पर तंज के तौर पर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान तो पूरे तरीके से हाथ पांव से जुट जाता है,
लेकिन समाजवादी पार्टी उनका वोट लेने के बाद उनके लिए कुछ नहीं करती। शायद अखिलेश यादव के दिल में कहीं पर ये एक डॉट होगा कि मुसलमान उनके खेमे से खिसके ना, इसीलिए इस तरीके की चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसका एक और ऑप्शन भी 2024 में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, 92% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया। अगर इनकेस 1% भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो कोलैबोरेशन है, जो गठबंधन है, अगर विधानसभा चुनावों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि तमाम राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह कांग्रेस गठबंधन से अलग हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग भी होती है तो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए ही लॉयल रहे, ये समाजवादी पार्टी स्थापित करना चाहती है, ये जमीन को बनाना चाहती है। और इसी के लिए मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे खड़े होना चाहती है। 2024 समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी चीजों को लेकर आया है। इसमें मुसलमानों को पार्टी से जोड़कर रखना भी समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। और आज संभल में जाकर मुसलमानों के बीच उनकी परेशानियों में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने यह साबित भी किया। खैर, संभल में जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर पर बेहद चिंता का सबब है। मुसलमानों के साथ वहां जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने आज मुलाकात की, पीड़ित परिवार को संबल दिया, उन्हें मजबूती दी, उन्हें भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। अब ये चीजें कितना 27 के चुनाव तक फ्रूटफुल होंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पहुंचा और पहुंचकर उसने पीड़ित परिवार की मुलाकात की, जो बहुत जरूरी था, उनके मनोबल को बढ़ाया, जो बेहद जरूरी था। फिलहाल राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में सब कुछ जायज है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कुछ चीजों का इंतजार करना होगा। इसी के साथ ही आज की चर्चा में भी बस इतना ही। आपको उन सवालों के साथ छोड़े जाते हैं। आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, आप किन विषयों पर हमसे चर्चा चाहते हैं, इन्हें भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।